हेलो गाइस, मैं विकास मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, आप आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप इसमें कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, इंग्लिश स्पीकर के लिए, सब के लिए। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस जो है वो थोड़ा बड़ा है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मैं भिन्न भिन्न वीडियोज़ में इसको पढ़ाऊँगा। तो चलिए आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, और यहाँ से आपका कंजक्शन चालू हो जाएगा। कंजंक्शन यानी संयोजक। ठीक है, संयोजक क्या है इसमें मैंने डेफिनेशन लिख दिया है पहले कंपाउंड सेंटेंस का। इसका हिंदी संयुक्त वाक्य होता है। डेफिनेशन में आप देख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से उपवाक्यों के रूप में जुड़े होते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात जो वाक्य होंगे वो किसी पर आश्रित नहीं होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, और अब इसमें कंजंक्शन, तो कंजंक्शन 4 इसके हैं, जिसमें पहला मैं कैमुलेटिंग कंजंक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना है कि संयोजक है क्या। वह शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, या दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, या दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो मुख्यतः दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस के पहले कंजंक्शन में जो है कैमुलेटिव कंजंक्शन यानी योगात्मक संयोजक। इसमें सबसे पहले इसके 4 कंजंक्शन आप यहाँ देख सकते हो। एंड यानी और, फिर उसके बाद अगला है नॉट ओनली बट आल्सो, जिसकी हिंदी होती है न केवल बल्कि भी। फिर उसके बाद एज वेल एज है, जिसकी हिंदी होती है साथ ही साथ। उसके बाद चौथा है बोथ एंड, जिसमें दोनों और होता है। ठीक है, तो इन कंजक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंड। ठीक है, तो इसमें एंड, इसका यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिया गया है। इसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको बताने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप पहले कंजक्शन का रूल सही से याद कर लें तो सारे कंजक्शन में वही रूल रहेगा और आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप दो स्वतंत्र उपवाक्य और से जुड़े हुए हैं। वह यहाँ आया और हमें तुम्हारे बारे में बताया। वह कल आगरा जाएगी और वहाँ ताजमहल देखेगी। दो अलग अलग वाक्य एंड से जुड़े हुए हैं। फिर थोड़ा बड़ा सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हो, सारे खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुँच चुके हैं और अपने कप्तान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, और शब्द जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। फिर यहाँ देखिए, रमेश इस गांव में रहता है और अपने पुराने घर की देखभाल करता है। तो ऐसे वाक्यों को जोड़े रखना, जो दो हों या दो से अधिक हों, 3 हो 4 हो, उसको हम संयोजक कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो इसमें बनाने के लिए आपका एक रूल आप याद कर लीजिए कि पहले उपवाक्य में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखी है, अगर वही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दूसरे वाक्य में भी लिखना हो तो उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस में समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह यहाँ आया और हमें तुम्हारे बारे में बताया। टेंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर टेंस नहीं आता है तो आप कंजक्शन बनाने में, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो देखिए, वह यहाँ आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाइए। वह यहाँ आया, कौन आया? वह, ही। अब आना की अंग्रेजी कम होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम, ही केम। और यहाँ की इंग्लिश हम लिख देंगे हेयर, ही केम हेयर। और उसके बाद हम यहाँ पे एंड लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे वो लगा है हिंदी वाक्य में, लगभग वहीं इंग्लिश वाक्य में भी लग गया। यानी ये सेंटेंस बन गया ही केम हेयर एंड। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हमें तुम्हारे बारे में बताया। तो बताया, इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसने बताया? वह, मतलब वह यहाँ आया, हमें तुम्हारे बारे में बताया। तो यही जो ये वह है, वह, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वाक्य में, और इस वाक्य में भी वही सब्जेक्ट है। वह यहाँ आया और हमें तुम्हारे बारे में बताया। किसने बताया? मतलब इसी ने बताया है। तो मतलब एक बार सब्जेक्ट अगर इधर लिखा है तो इधर फिर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट माना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये नियम आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि इधर सब्जेक्ट लिख दीजिए, वर्ब लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, जो टेंस है वो सही बनाइए। उसके बाद इधर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप सब्जेक्ट मत लिखिए, सीधा वर्ब लिख दीजिए और टेंस सही से बनाइए, ठीक है। तो बताया ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेल का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो टोल्ड हो जाएगा, एंड टोल्ड, ठीक है। ही केम हियर एंड टोल्ड, और बताया, किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ ले, किसको बताया, हमें बताया, यानी अस। ही केम हियर एंड टोल्ड अस। अब यहाँ पे देखिए एक प्रीपोजिशन है तुम्हारे बारे में। प्रीपोजिशन में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो के बारे में या बारे में की अंग्रेजी होती है अबाउट, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे तुम्हारे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा यू। तो ये सेंटेंस आप देख सकते हो बन गया, वह यहाँ आया और हमें तुम्हारे बारे में बताया। ही केम हियर एंड टोल्ड अस अबाउट यू। एक बार फिर से आप ध्यान रखिए कि अगर पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट लिखा है वही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में भी लिखना हो तो उसको हम नहीं लिखते हैं, सीधा क्रिया पे आ जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं। अगर पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया दोनों लिखी है और वही सब्जेक्ट और सहायक क्रिया दूसरे वाक्य में भी लिखना हो तो उसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन क्रिया सब्जेक्ट या सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे तो उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी, उसके बाद कुछ आएगा। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। वह कल आगरा जाएगी और वहाँ ताजमहल देखेगी। ऐसे इंग्लिश भी बोली जाती है, मैं कल आगरा जाऊँगा, आई विल गो टू आगरा टुमारो एंड सी द ताजमहल देयर, और वहाँ ताजमहल देखूंगा। मतलब ये कई दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश स्पीक भी कर सकते हो, आप इंग्लिश अगर हाई स्कूल में इंटर में हो तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, पैसेज वगैरह भी बनेगा, आपको एस्से लिखना आ जाएगा, आर्टिकल लिखना आ जाएगा, एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा, मतलब बहुत कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा मेहनत करेंगे तो आप उसका फल अच्छा ही पाएंगे। और अगर नहीं पढ़ेंगे, बस वैसे देख के छोड़ दिया तो बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वह कल आगरा जाएगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए कौन आगरा जाएगी, वह ये सब्जेक्ट है, ठीक। तो इसको हम पहले बनाएंगे, वह कल आगरा जाएगी, कौन जाएगी, वह यानी सी। अब इसके साथ विल लग जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सी विल गो, वह जाएगी, कहाँ जाएगी, टू आगरा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया सी विल गो टू आगरा। अब कल की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे टुमारो। तो ये सेंटेंस बन गया, वह कल आगरा जाएगी। अब आपको एंड लगा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे लगाए तो फिर इस सेंटेंस को इधर वाले उपवाक्य को बनाना है। वह कल आगरा जाएगी और वहाँ ताजमहल देखेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ताजमहल देखेगी, कौन देखेगी, वह। तो ये एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि वह यहाँ पे एक बार लिखा है, तो यहाँ पे मत लिखिए, ठीक। और उसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ ताजमहल देखेगी, तो देखेगी वो भी फ्यूचर है, तो उसके साथ सी के साथ विल लगेगा। तो जो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे पहले वाक्य में लिखी हैं उसको दूसरे वाक्य में मत लिखिए। यानी वह कल आगरा जाएगी, सी विल गो टू आगरा टुमारो, एंड अब फिर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, सहायक क्रिया नहीं लिखी जाएगी, तो सबसे पहले वर्ब लिखी जाएगी, यानी देखेगी। एंड सी देखेगी, क्या देखेगी, ताजमहल यानी द ताज, एंड सी द ताज। अब वहाँ की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे दियर। तो गाइस आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखा है वही अगर दूसरे उपवाक्य में लिखना हो तो उसको नहीं लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी तो डायरेक्टली पहले क्रिया आ जाएगी और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया, वह कल आगरा जाएगी और वहाँ ताजमहल देखेगी। सी विल गो टू आगरा टुमारो एंड सी द ताज दियर। तो इस प्रकार आप बना लेंगे तो अब आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि ये जो एंड है इसने दो वाक्यों को जोड़ा, दो वाक्यों को जोड़ दिया जो एक ही टेंस के थे, कभी कभी अलग अलग टेंस के भी आ सकते हैं, तो इसको हम कंजंक्शन कहते हैं, यानी संयोजक कहते हैं, ठीक है, जोड़ने वाला। चलिए तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। आप यहाँ पे एंड पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड में तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, सारे खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंच चुके हैं और अपने कप्तान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले दो सेंटेंस में आपने देखा कि टेंस जो है दोनों उपवाक्यों में एक ही था, इधर पास्ट इंडेफिनिट था, इधर पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट था, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट था। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला उपवाक्य किसी दूसरे टेंस में आए और दूसरा उपवाक्य किसी अन्य टेंस में आए, ऐसा भी हो सकता है। बस उसको आपको सही से बनाना है। इसका मतलब आपको टेंस
आना चाहिए। यानी जो भी कुछ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे ट्रांसलेट करने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस सेंटेंस में। सारे खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंच चुके हैं। कौन पहुंच चुके हैं? तो यहाँ पे आप पाएंगे सारे खिलाड़ी, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखिए सारे खिलाड़ी, यानी ऑल द प्लेयर्स। ऑल मतलब सारे, तो प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, तो ऑल द प्लेयर्स यानी सारे खिलाड़ी अब खेल के मैदान में पहुंच चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस आना चाहिए। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ऑल द प्लेयर्स यानी सारे खिलाड़ी अब पहुंच चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स हैव, पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि टेंस आशा है कि आप जानते होंगे, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड, पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं? खेल के मैदान में। रीच एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है तो यहाँ पे में नहीं लिखेंगे। और खेल के मैदान की आप सभी लोग जानते हो प्लेग्राउंड होता है, तो ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये फर्स्ट सेंटेंस यानी जो सेंटेंस है उपवाक्य है, सारे खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंच चुके हैं। ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड, ये बन गया। उसके बाद आप लगा दीजिए एंड, ये एंड से जोड़ दीजिए। और अपने कप्तान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अपने कप्तान की प्रतीक्षा कौन कर रहे हैं? सारे खिलाड़ी। यानी उस वाक्य में भी यही सब्जेक्ट है, ये वाला जो आपने लिखा था। ठीक है, तो सारे खिलाड़ी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक बार लिखा हुआ है उसको हम नहीं लिखेंगे, तो दूसरे वाक्य में पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। अपने कप्तान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो सारे खिलाड़ी के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया जरूर लगेगी। तो अब आर तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे आर हम लिख देंगे। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड एंड आर। ठीक है, अब उसके बाद प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी अंग्रेजी होता है वेट फॉर, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे वेटिंग फॉर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप सभी जानते होंगे इजमार के साथ क्रिया में आईएनजी जुड़ जाता है। तो ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने कप्तान का। तो प्लूरल के साथ अपना की अंग्रेजी दियर होती है, दियर कैप्टन। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि पहला उपवाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड हो गया, और उसके बाद एंड लगाया तो अपने कप्तान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सारे खिलाड़ी। वो लिखा है, नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये कंटीन्यूअस है इसलिए आर का प्रयोग तो होना ही है, तो यहाँ पे हमने आर का प्रयोग कर दिया। अगर आर यहाँ पे लिखा होता तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आर लिखा नहीं है इसलिए आर का प्रयोग कर दिए। आर वेटिंग, और उसमें क्रिया में एनजी जुड़ जाएगा, वेटिंग फॉर देयर कैप्टन। तो ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द प्लेग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर देयर कैप्टन। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। ध्यान रहे कि दोनों उपवाक्यों के जो टेंस हैं, टेंस सही होना चाहिए। ठीक है, बस यही ध्यान रखना कि पहले उपवाक्य में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो चीज़ अगर फिर से लिखना हो तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लिखना हो, नया है वो दूसरे उपवाक्य में, तब फिर उसको लिखेंगे। चलिए चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे। रमेश इस गांव में रहता है और अपने पुराने घर की देखभाल करता है। तो पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, रमेश इस गांव में रहता है। कौन रहता है? रमेश। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया रमेश। अब रहता है, ये प्रेजेंट डिफिनिट है, तो प्रेजेंट डिफिनिट में सबसे पहले हम लिव लिखेंगे और उसमें यस जोड़ देंगे, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट आप सभी को पता है कि एक वचन के साथ वर्ब में यस अथवा यस जुड़ जाती है। तो रमेश लिव्स रहता है इस गाँव में, इसको लिख देंगे इन दिस विलेज। तो रमेश लिव्स इन दिस विलेज, यानी रमेश गांव में रहता है। अब ये सेंटेंस बन गया, ये उपवाक्य बन गया, तो हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, अपने पुराने घर की देखभाल करता है। कौन देखभाल करता है? रमेश। तो ध्यान दीजिए कि रमेश एक बार लिखा गया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, तो पहले वर्ब आएगी, देखभाल करता है। तो पहले वर्ब आएगी तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो देखभाल करना की अंग्रेजी होता है लुक्स आफ्टर। लुक आफ्टर होता है तो उसमें एस जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो रमेश लिव्स इन दिस विलेज एंड लुक्स आफ्टर, और देखभाल करता है, किसकी देखभाल करता है? अपने पुराने घर की। ध्यान रहेगा कि ये क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में जो का किया आ जाता है उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो एंड लुक्स आफ्टर, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा गया क्योंकि सब्जेक्ट ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इसी के अनुसार यहाँ पे भी यस अथवा यस जोड़ देंगे क्योंकि ये भी प्रेजेंट में टेंस है। तो एंड लुक्स आफ्टर, और देखभाल करता है, किसकी देखभाल करता है? अपने पुराने घर की। तो अपने की अंग्रेजी यहाँ पे लिख दिए हिज, और पुराने की अंग्रेजी ओल्ड, और घर की अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया? हाउस। तो यहाँ पे जो एंड है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। इसमें भिन्न भिन्न सेंटेंस टेंस आ सकते हैं या एक ही तरह के टेंस आ सकते हैं। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहले उपवाक्य में अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखी है वही दूसरे उपवाक्य में भी लिखना हो तो उसको ना लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड आपको समझ में आया है। अगर एंड आपको समझ में आ गया है तो इसमें जितने भी कंजक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज या बोथ एंड, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आता चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको एंड तैयार कर लेना है। इस वीडियो के अंत में मैं होमवर्क भी दूंगा, अगर आप चाहें तो उस होमवर्क को बना लेंगे और उसको किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप से या कॉल करके मुझसे चेक करवा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एंड आपको समझ में आया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि आगे वाले वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग कंजक्शन के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।